वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आपका स्वागत है इस वीडियो में। और बिना टाइम को वेस्ट किए तुरंत इस बात पर आते हैं कि ये वीडियो द गिफ्ट ऑफ द मेजाय जो स्टोरी आपके सिलेबस में है उसका वीडियो है। और यहां पर हम स्टोरी की बात करेंगे, स्टोरी को शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे स्टोरी को। तो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द स्टोरी दैट इज गिवन हियर। और उसको आप पढ़ते रहिएगा, मेरे साथ साथ चलते रहिएगा और बार बार उस स्टोरी को पढ़िए जिससे कि आपको वर्ड मीनिंग्स भी आपको क्लियर हो जाए। और किसी भी तरह का डाउट अगर आपको है तो मैंने जैसा आपको फ्रीडम दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप उन डाउट्स को दूर कर सकते हैं। तो बेफिक्र होकर आप इसको आराम से पढ़िएगा। साथ साथ हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उन्हें कवर करने की कोशिश यहां पर करेंगे। $1.87, $1 और 87 दैट वॉज ऑल, बस यही था। एंड 60 cents ऑफ इट वॉज इन पेनीज, और जो 60 सेंट थे बाकी के वो पेनीज के रूप में, मतलब उसका भी एक छोटा हिस्सा। पेनीज सेव्ड 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's cheeks burned with silent imputation of parsimony that such close dealing implied। $1 और 87 सेंट्स बताए गए हैं, इतना ही पैसा था जो कि पेनी कलेक्ट करके, जैसे हम पैसों की बात करें, रुपयों में हम पैसों की बात करें, उन्हें बचाया गया था। बुलडोजिंग का मतलब है कि उनके साथ में बहस करके, जो ग्रोसर होता है यानी पंसारी, जो वेजिटेबल बेचने वाला है, या जो बुचर है जो मांस बेचता है, उन लोगों से एक एक दो पेनी बचा बचा कर ये $1 और 87 सेंट्स कलेक्ट किए थे। देन 3 times डेला काउंटेड इट। मैं बहुत डिटेल में यहां नहीं जाऊंगा, एक एक वर्ड का मीनिंग मैं यहां पर क्लियर नहीं करूंगा, क्योंकि उतना कुछ जो बुक्स मैंने आपको रिकमेंड की हैं, कुछ बुक्स जो आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि ऋषभ प्रकाशन की बुक भी आपके पास आ चुकी होगी। आई थिंक जब तक मैं मार्केट में देखा था तो एक यही बुक अवेलेबल थी, तो आप उस बुक को ले सकते हैं। और उसके अंदर जो वर्ड मीनिंग्स जो दिए गए हैं, इनके अलावा कुछ नोट्स भी जो है अवेलेबल करवाए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो उनमें भी आपको मीनिंग्स दिए हुए हैं। इनफैक्ट इस वीडियो में भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो वर्ड मीनिंग्स मैंने यहां पर डाले हुए हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा वर्ड मीनिंग्स पर यहां पर इंसिस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उससे फिर स्टोरी का जो एक फ्लो है वो कमजोर पड़ता है और स्टोरी का एक एंजॉयमेंट खत्म होने लगता है। तो यहां पर आप ओवरऑल समझिए, द वेजिटेबल मैन, बुचर, इन सबको बुलडोज करके, इनके ऊपर धौंस जमाते हुए, इनके साथ में बहस करते हुए जो पैसे कुछ बचाए गए थे, उस पैसे यानी उन पेनीज को बचाकर यहां पर कुल मिलाकर $1 and 87 सेंट्स ही इकट्ठे हुए हैं, कलेक्ट हुए हैं सेविंग्स के रूप में। याद रखिएगा $1 87 सेंट्स, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, क्लास टेस्ट में भी ये क्वेश्चन मैंने पूछा था। इस तरह के क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स को, जब मैंने एक बार ये चैप्टर पढ़वाया था क्लास में जस्ट फॉर द फन, तो उस समय इनको क्लियर करवाया था कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स, ऐसी टर्म्स को आप याद रखिएगा ऑल ओवर। जो भी जहां भी ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन सबको मैं यही कहूंगा कि ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को, छोटे छोटे कीवर्ड्स को आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, जिससे कि आपको आसानी रहे नोट्स बनाने में, और एग्जाम्स में कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। देन एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और आने वाला जो दिन था वो अगला दिन क्रिसमस का था। देयर वॉज क्लियरली नथिंग टू डू बट फ्लॉप डाउन on the shabby little couch and howl. So Della
डिड इट। ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था सिवाय उस काउच पर, उस सोफे पर बैठने के, जो कि एक थोड़ा गंदा सा एक सोफा उनके रूम में रखा हुआ था। तो बहुत बहुत शानदार वो सोफा नहीं था, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी एक सोफा था। वो उस पर बैठने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, कुछ और ऐसा नहीं था उसके पास मौका। तो सोफे पर गिरकर रोने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। सो डेला डिड इट, और डेला ने यही किया। विच इंस्टिगेट्स द मॉरल रिफ्लेक्शन दैट लाइफ इज मेड अप ऑफ सॉब्स, स्निफर्स एंड स्माइल्स, विद स्निफर्स प्रीडोमिनेटिंग। तो यहां पर जो बताया गया है उसमें यह बताया गया है कि उस जो हीरोइन है या स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है उसके साथ में क्या हो रहा है, यानी कि वो अपने कमरे में है और वहां पर एक घिसे हुए छोटे से सोफे पर गिरकर रोने के अलावा उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। तो डेला ने वही किया जो इस बात को बताता है कि जो अपना जीवन है वो आंसुओं से और दुखों से और मुस्कुराहटों से बना हुआ है, और जीवन में दुख ज्यादा बताए गए हैं। मुझे याद आ रही है यहां पर लाइन जो कि एक बहुत फेमस प्ले में से ली गई है, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो है वो एक बहुत ही अच्छा एक इंग्लिश का एक स्टोरी है, और इनफैक्ट एक नॉवल है। तो वो जो नॉवल है उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन आती है कि जो टॉमस हार्डी का ये नॉवल है, और टॉमस हार्डी इंग्लिश के बहुत अच्छे नॉवलिस्ट हुए हैं। तो उसमें एक लाइन आती है कि हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। कि हैप्पीनेस जो है यानी खुशी जो है वो बेसिकली क्या है, एक छोटा सा अंश है हमारे जीवन का जो कभी कभी आता है। मतलब थोड़ी नेगेटिविटी है इस विचार में, थोड़ा सा पैसिमिस्टिक टाइप का एक विचार है, लेकिन फिर भी बहुत पॉपुलर ये लाइन है। तो मुझे याद आ गई इस लाइन को देखते हुए कि उन्होंने ये कहा था, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन। यानी उनका ये मानना था कि जिंदगी में दुख ज्यादा है, सुख कम है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बात बिल्कुल सही हो सकती है, बट स्टिल हम अगर खुश रहें, हम अपने मन में अगर खुश रहें, तो वो जो छोटे छोटे दुख हैं, छोटी छोटी जो तकलीफें हैं, वो तकलीफें भी दूर हो सकती हैं, खुशी में बदल सकती हैं। मन खुश अगर है तो आप अपने आप को हर खुशियों से सराबोर कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ कहानी को हम डाइवर्ट नहीं होने देंगे। बात हम यहाँ पर कर रहे हैं इस लाइन की। सेकेंड लाइन पे मैं हूं, देखिए हाईलाइट करता हूं मैं आपके लिए। इस लाइन पे हम बात कर रहे थे कि ये बताया गया है कि मॉरल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ में जो जीवन एक तरह से है वो सॉब से, यानी कि जो हमारी सुबक सुबक कर जो हम रोते हैं, स्नीफर्स, जो हम दुख आंसुओं से भरा हुआ है जीवन, जहां पर दुखों की संख्या ज्यादा है। While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home. इसी बीच लेखक ये बताना चाह रहा है कि जब तक ये जो मालकिन है, घर की मालकिन सुबक रही है, रो रही है, तब तक हम घर पर एक नजर डाल लेते हैं। फर्निश्ड फ्लैट एट $8 पर वीक, $8 प्रति सप्ताह का ये किराए का घर है, जो कि फर्निश्ड है, चीजें यहां रखी हुई हैं। इट डिड नॉट एग्जैक्टली बैगर डिस्क्रिप्शन। बेसिकली तो इसके डिस्क्रिप्शन की इतनी रिक्वायरमेंट वाली गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा रिच नहीं है, लेकिन बाहर से देखने में निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक घर है जहां पर बहुत ही एक कमजोर, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, वो रह रहा है। इन द वेस्टिबल बिलो, जो वेस्टिबल जो है एक उपकक्ष, छोटा सा एक गलियारा है,
Below was a letter box into which no letter would go and an electric button from which no mortal finger could coax a ring. और साथ ही एक इलेक्ट्रिक बटन वहां पर दिया गया है जिसमें से शायद ही कोई व्यक्ति घंटी बजा पाएगा। यानी कि वो बहुत ही छोटी सी एक जगह है जहां पर लेटर का आना तक मुश्किल है, लेकिन कहने को वो लेटर बॉक्स है। ऑल्सो appertaining thereunto was a card bearing the name Mr. James Dillingham Young, और वहां पर एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग ये नाम वहां पर लिखा हुआ है। The Dillingham had been flung to the breeze during a former period of prosperity when its possessor was being paid $30 per week। तो पहले किसी टाइम पे ये लोग इतने गरीब नहीं थे, यानी कि जो इसका मालिक है मिस्टर जेम्स, उसको $30 प्रति सप्ताह की तनख्वाह मिला करती थी और वो काफी अच्छी थी उसके हिसाब से, काफी अच्छा उससे काम चल जाता था। और बाकी उसके बाद जब वो तनख्वाह कम होती गई तो वो जो डिलिंगम लिखा हुआ था वो कार्ड भी कहीं ना कहीं मिस हो गया। अब वो शब्द जो है बिल्कुल धुंधले नजर आते हैं, यानी कि एक तरह से कटाक्ष किया गया है उनकी गरीबी के ऊपर, गरीबी का चित्रण किया गया है कि किस तरह से इन लोगों के साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। नाउ व्हेन द इनकम वाज श्रंक टू $20, the letters of Dillingham looked blurred as though they were thinking seriously of contracting to a modest and unassuming deed। ऐसा लगता है कहीं ये नाम संक्षिप्त रूप में डी ही ना रह जाए। कम होते होते जब तनख्वाह कम हो गई है, कहीं होते होते ये नाम भी कहीं छोटा ना हो जाए। बट whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above, he was called Jim and greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Dela, which is all very good। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, उन्हें उनकी वाइफ जो कि डेला, जिससे हम पहले मिल चुके हैं, उनको वो अपने हस्बैंड को वो जिम कहकर बुलाती है। तो ये बहुत अच्छा है कि इनके बीच में एक दिखाया गया है कि वो अपने हस्बैंड को कैसे बुलाती हैं। ये सिर्फ एक राइटर का पर्सपेक्ट है कि वो नाम छोटा हो गया है जो भी है, लेकिन वाइफ के लिए वो मिस्टर जिम है। डेला फिनिश्ड हर क्राई and attended to her cheeks with powder rag. She stood by the window and looked out dully at a grey cat walking a grey fence in a grey backyard. डेला ने अपना रोना धोना समाप्त किया, चुप हुई वो, और उसने अपने जो है गालों को पाउडर लगाकर थोड़ा सा पोंछा, साफ किया, और वो खड़ी हो गई। कहाँ खड़ी हो गई? खिड़की के पास आकर, और बिना किसी इंटरेस्ट के थोड़ा बहुत वो बाहर देखने लगी, जैसे कोई ग्रे कलर की बिल्ली है या जो भी कुछ उसको थोड़ा बहुत दिखाई दिया, वहां पर उसे वो देखने लगी। टुमारो वुड बी क्रिसमस डे एंड शी हैड ओनली $1.87, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, $1.87, यही उसके पास पूंजी है बस, विद विच टू बाय जिम अ प्रेजेंट, जिससे कि वो जिम के लिए एक प्रेजेंट खरीदना चाहती है। शी हैड बीन सेविंग एवरी पेनी शी कुड फॉर मंथ्स विद दिस रिजल्ट। कब से वो मेहनत कर रही थी, बचा बचा कर पैसे को, बचा बचा कर पेनीज को, और उससे वो सिर्फ इतना ही कलेक्ट कर पाई। $20 अ वीक डजंट गो फार। देखिए क्वेश्चन अगर आता है कि उसे कितनी सैलरी मिल रही है, तो उसका आंसर होगा $20। इसके पास कितना पैसा है, तो आंसर होगा $1.87, $1.87। फ्लैट का किराया अगर पूछा जाएगा तो $8, ये तीन फिगर्स आप याद कर लीजिएगा। एक दो फिगर और आगे आएंगे, उन्हें हम आगे बताएंगे।
Expenses had been greater than she had calculated. $20 प्रति सप्ताह काफी अमाउंट नहीं था घर चलाने के लिए. So, जैसा भी वो करती थी उसमें उसे लगता था कि बचत कम है और खर्चा कहीं ज्यादा है. Only $1.87 to buy a present for Jim. हर जिम, मेरे जिम के लिए बस इतना सा ही पैसा मेरे पास है. Many a happy hour. देखिए इंग्लिश की बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है. हम चाहते तो यहां पर ये मतलब राइटर अगर चाहता तो यहां पर many hours भी लिख सकता था और उसने लिखा है many a happy hour. ये भी एक तरीका है many hours लिखने का. She had spent planning for something nice for him. कितने ही घंटे उसने निकाल दिए अपने हस्बैंड को एक अच्छा गिफ्ट देने के लिए सोचने की बात. काफी उसने सोचा कि मैं क्या गिफ्ट दूं. इस सोचने में कितने ही घंटे उसने व्यतीत कर दिए. Something fine and rare and sterling. Something just a little bit near to being worthy of the honor of being owned by Jim. कुछ ऐसा हो जो बहुत फाइन हो, बहुत प्यारा सा हो, खूबसूरत सा हो, रेयर हो, चमकीला हो. कुछ ऐसा जो उसके हस्बैंड के ऑनर को फिट करता हो. जैसा उसका अच्छा हस्बैंड है उतना ही कम से कम बढ़िया एक गिफ्ट होना चाहिए. ऐसी डेला की इच्छा थी, ऐसा वो चाहती थी. There was a fire glass between the windows of the room. तो कमरे की जो खिड़कियां थी उसके बीच में एक पियर ग्लास था. एक मामूली सा एक नॉर्मल सा शीशा लगा हुआ था. Perhaps you have seen a pier glass in an $8 flat. और शायद ऐसे मकानों में जो किराए के होते हैं वहां पियर ग्लासेस ही देखने को मिलते हैं. A very thin and very agile person may, by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips, obtain a fairly accurate conception of his looks. यानी उसे देखकर यह लगता है कांच इतना छोटा है कि कोई भी व्यक्ति जो अगर दुबला पतला है केवल वो अपने आप को इसमें पूरी तरह से देख सकता है. और डेला जो कि बहुत पतली थी उसने अपने आप को इस शीशे में पूरे देखने में महारत हासिल कर ली थी. यानी कोई मोटा कोई लंबा चौड़ा व्यक्ति हो तो शायद उस कांच में वो पूरा दिख भी नहीं पाएगा. लेकिन डेला क्योंकि बहुत दुबली पतली थी तो उसने अपने आप में ये निपुणता हासिल कर ली थी कि वो खुद को इस कांच के आगे इस ग्लास में देख सके. शीशे में वो खुद को आईने में खुद को वो देख सके. सिलेंडर SLENDER दुबले पतले होना. Suddenly she whirled from the window and stood before the glass. अचानक वो वहां से मुड़ी और ग्लास के आगे कांच के आगे आकर वो खड़ी हो गई. Her eyes were shining brilliantly, but her face had lost its color within 20 seconds. उसकी जो आंखों में तो चमक थी लेकिन 20 सेकंड में ही उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था. Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. उसने अपने बालों को नीचे किया और उन्हें पूरी लंबाई तक लटका दिया. Now there were two possessions of the James Dillingham Youngs in which they both took a mighty pride. अब यहां पर बात की जा रही है दो ऐसे possessions की, धरोहर की, जो कि यंग फैमिली के पास थी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए और देखिए, गौर से सुनिए. दो इंपॉर्टेंट धरोहर की possessions की अगर एग्जाम में बात आती है तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए. वन वॉज जिम्स गोल्ड वॉच. एक तो जिम की सोने की घड़ी थी. दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंडफादर्स, जो किसी समय पर उसके पिता के पास थी और उससे पहले उसके दादाजी के पास थी. द अदर वॉज डेलाज हेयर.
और जो दूसरा पोजेशन था, जो दूसरा इंपॉर्टेंट उनके पास धरोहर थी, वो थी डेला के बाल। Had the Queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, Della would have let her hair hang out of the window someday to dry, just to depreciate her majesty's jewels and gifts. यानी कि किसी टाइम पर अगर डेला के सामने क्वीन ऑफ सबा भी अगर आती, एक रानी जो कि शैबा की रानी, जो कि बहुत ही रिच थी, बहुत अमीर थी, बहुत ज्यादा धन दौलत की मालकिन थी, वो भी अगर उसके आगे आती तो शायद उसको जलाने के लिए, उसको चिढ़ाने के लिए डेला सिर्फ अपने लंबे बालों को दिखा देती और रानी उससे चिढ़ जाती। मतलब हीरे जवाहरातों से भी ज्यादा अगर कीमती कुछ था तो वो थे डेला के बाल। Had King Solomon been the janitor, अगर सुलेमान, जो राजा सुलेमान जो बहुत फेमस हुए थे, वो भी अपने सारे खजाने को तहखाने में अगर इकट्ठा करते और उसके प्रहरी होते, उसके मालिक होते, with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed just to see him pluck at his beard from envy. तो जिम उनके सामने अपनी घड़ी निकालता और वो राजा शायद चिढ़ के मारे, जलन के मारे अपनी दाढ़ी को ही नोच लेता। वो भी देखता कि मेरा सारा खजाना इसके आगे फीका है, इस घड़ी की चमक के आगे मेरा खजाना फीका है। तो इन स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि इन दोनों के लिए, यानी जेम्स के लिए और डेला के लिए, दो जो पोजेशंस थे वो क्या क्या थे? एक तो जिम की गोल्ड वॉच और डेला के लंबे बाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर क्लू है स्टोरी को लेकर, और इस क्लू के साथ ही मैं आज आपको यहां छोड़ता हूं। अगले वीडियो के लिए मैं फिर हाजिर होऊंगा, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस हमें बनाने हैं, तो इस पार्ट को मैं यहीं तक रखता हूं। अगले वीडियो को आप देखें, वहां पर हम इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को जरूर देखें, बार बार देखें, याद करें, जो हिंट्स, जो क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूं उन्हें आप नोट करते चलें साथ साथ। अपना ध्यान रखें। टेक केयर। गुड बाय।